नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सॉल्यूशन। तो टेस्ट सॉल्यूशन में अब तक कल की क्लास में हमने आधुनिक भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले मध्यकालीन भारतीय इतिहास को भी कंप्लीट कर लिया था और प्राचीन भारतीय इतिहास को भी कंप्लीट कर लिया। इस हिसाब से भारतीय इतिहास के सारे वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम शुरू करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के अगली 8 क्लासेस जो वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित रहेगी, उसके पश्चात 8 क्लासेस जो राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित रहेगी। अंतिम जो 10 क्लासें हैं उनमें हम पुनः रिपीट होंगे, जिनमें शुरुआत के 5 टेस्ट पांचों चैप्टर के होंगे, जिनमें एक प्राचीन भारत का, एक मध्यकालीन भारत का, एक आधुनिक भारतीय इतिहास का, एक विश्व इतिहास का और एक राजस्थान इतिहास का। और अंतिम जो 5 टेस्ट होंगे वो संपूर्ण सिलेबस के अनुसार होंगे, जिसमें पहले टेस्ट में भी पूरी हिस्ट्री आएगी राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड की। फिर दूसरे में भी ये सेम रिपीट होगा, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड। इस प्रकार से 5 टेस्ट, अंतिम जो 5 टेस्ट होंगे वो संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। तो आज के टेस्ट से हम शुरू करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेज, जिनमें शुरुआत के 7 क्लासेज है, जिनमें वर्ल्ड हिस्ट्री टॉपिक वाइज होगी और आठवें टेस्ट में संपूर्ण वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर किया जाएगा। तो करते हैं हम आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि पुनर्जागरण का प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे कहा गया? तो पुनर्जागरण का प्रवर्तक या पुनर्जागरण का जो अग्रदूत कहा गया, वो कहा गया दांते को। 1 नंबर ऑप्शन। इसे पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इसने डिवाइन कॉमेडी की रचना की थी। वितानोवा नामक रचना में इन्होंने अपने एक तरफा प्यार की निशानी ब्रिटिश नामक महिला के सौंदर्य का वर्णन किया है। वितानाव में इन्होंने प्राचीन रोमन साम्राज्य के आदर्शों का तर्कपूर्ण समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानववाद का पिता किसे कहा गया है? तो मानववाद का पिता है जो पेट्रो को कहा गया है। और मानववाद का पिता है जो पेट्रो को कहा गया है। मानववाद का पिता पेट्रो को कहा जाता है क्योंकि इसने पहली बार अपने साहित्यिक चिंतन तथा रचनाओं में पारंपरिक धार्मिक चिंतन के स्थान पर लौकिक विषयों को आधारभूत बनाया है। पेट्रो के अलावा इतालवी भाषा में लिखी गई सोनेटस टू लोरा लौकिक प्रेम की मानवीय अनुभूति का एक मार्मिक और अनूठा दस्तावेज है। पैट्रिक ने फेमिलियर्स लेटर्स नामक शीर्षक से अनेक पत्रों का प्रकाशन किया है। मानववादियों का जो राजकुमार है वो इरेस्मस को कहा जाता है। तो मानववाद का पिता जो पेट्रो को और मानववादियों का राजकुमार है जो इरेस्मस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना मैकियावेली ने नहीं की थी? तो कौन सी पुस्तक की रचना जो मैकियावेली ने नहीं की? तो डीके मेरोन। 4 नंबर ऑप्शन। डीके मेरोन बोकाशियो द्वारा लिखी गई पुस्तकें। बोकाशियो को इटावली गद्य का पिता माना जाता है। इस पुस्तक में 100 कहानियों का संग्रह है। इस पुस्तक में इटालवी समाज में व्याप्त नैतिक भ्रष्टाचार की कहानियों के साथ यूरोप में फैले भयंकर रोग ब्लैक डेथ का भी वर्णन किया गया है। इन कहानियों के माध्यम से तत्कालीन आडंबर खोखले मध्यकालीन जीवन मूल्यों, सामंतों के दंभपूर्ण तथा हास्यास्पद विचारों के आदि पर बड़े तीखे कटाक्ष किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण कालीन साहित्यकार सर्वेंटीज का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से था? तो पुनर्जागरण कालीन जो साहित्यकार थे सर्वेंटीज, इनका संबंध है जो स्पेन से था। ये स्पेन के निवासी थे। स्पेन में पुनर्जागरण की विशेषताओं का श्रेष्ठ प्रतिनिधि साहित्यकार सर्वेंटीज था। इसने इनके द्वारा लिखित पुस्तक डॉन क्विक्सोट नामक पुस्तक में स्पेन की मध्यकालीन पारंपरिक तथा सामंती मान्यताओं पर एक सटीक व्यंग्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेज ऑफ होली किसकी रचना है? तो प्रेज ऑफ होली है जो इरेस्मस की रचना है। पुनर्जागरण युग में प्रमुख मानवतावादी चिंतकों में से हॉलैंड के इरेस्मस का एक महत्वपूर्ण स्थान है। द प्रेज ऑफ होली इरेस्मस की रचना है। इसे मानवतावादियों का राजकुमार कहा जाता है। उसका कथन मेरा हृदय कैथोलिक है किंतु पेट लूथरवादी है। इरेस्मस ने कहा था कि मेरा हृदय तो कैथोलिक है लेकिन पेट से मैं लूथरवादी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चित्रकला की नवीन परंपरा का प्रणेता माना जाता है? तो चित्रकला की नवीन परंपरा का प्रणेता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है जियोटो को। 2 नंबर ऑप्शन। जियोटो को चित्रकला की नवीन परंपरा का प्रणेता माना जाता है। उसके चित्रों में जीवन की वास्तविक अनुभूतियों का अंकन देखने को मिलता है।
उसके बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है। उसने एक मक्खी का ऐसा यथार्थ चित्रण किया था कि उसके गुरु सिम्मेबु उसे सचमुच की मक्खी समझकर हाथ से भगाने लगा था। जिएटो को चित्रकला में प्रकृतिवादी का प्रथम आविष्कर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लियोनार्डो दा विंची की निम्नलिखित में से कौन सी कलाकृति नहीं है? तो लियोनार्डो दा विंची की निम्नलिखित में से कौन सी कलाकृति नहीं है? तो द लास्ट सपर, मोनालिसा और द वर्जिन ऑफ रॉक्स। तो द लास्ट सपर, मोनालिसा और द वर्जिन ऑफ रॉक्स, ये तीनों या जो लियोनार्डो दा विंची की है। सिस्टाइन मैडेना है जो ये राफेल का एक प्रसिद्ध चित्र है। तो यह जो प्रसिद्ध चित्र है यह राफेल का है, ना कि लियोनार्डो दा विंची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसमें से बताना है कि गलत ऑप्शन कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला है कि लास्ट जजमेंट तथा फॉल ऑफ मैन नामक चित्र माइकल एंजेलो को द्वारा बनाए गए थे। तो लास्ट जजमेंट और फॉल ऑफ मैन नामक जो चित्र है ये माइकल एंजेलो को है, यह बात सत्य है। दूसरा, पिएटा संगमरमर की मूर्ति है जिसका निर्माण माइकल एंजेलो के द्वारा किया गया था। तो पिएटा जो एक संगमरमर की मूर्ति है जिसका निर्माण माइकल एंजेलो को द्वारा किया गया था, यह भी सत्य है। तीसरा, लास्ट जजमेंट के चित्र वेटिकन सिटी के सिस्टाइन गिरजाघर की दीवारों पर चित्रित है। तो लास्ट जजमेंट के जो चित्र है वो वेटिकन सिटी के सिस्टाइन गिरजाघर की दीवारों पर चित्रित है, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि लाफिंग कैवेलरी का चित्र लोरेजो लिबर्टी के द्वारा बनाया गया था। तो यह जो लाफिंग कैवेलरी का चित्र है ये लोरेजो लिबर्टी के द्वारा नहीं बनाया गया था, यह चित्र हॉल्स के द्वारा बनाया गया था। तो यह चित्र है जो फ्रांस हॉल्स के द्वारा बनाया गया है। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत है। लाफिंग कैवेलरी का चित्र फ्रांस हॉल्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीदरलैंड का पुनर्जागरण काल युग का चित्रकार नहीं था? तो कौन सा चित्रकार जो पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं था नीदरलैंड का? तो जॉन स्कॉलर, ल्यूकस ऑफ लेडन और मोरो, ये तीनों है जो नीदरलैंड के पुनर्जागरण कालीन चित्रकार थे। तो एक दो तीन तो सत्य है। चौथा चौथा अल्बर्ट ड्यूरेर, ये जो नीदरलैंड का चित्रकार नहीं था। 4 नंबर ऑप्शन है सत्य होगा, जो इसका राइट आंसर है। अल्ब्रेक अल्ब्रेखत ड्यूरेर का संबंध जर्मनी से था। यह जर्मनी में पुनर्जागरण कालीन सबसे प्रतिभाशाली तथा महान कलाकार था। तो अल्ब्रेट ड्यूरेर है जो नीदरलैंड का नहीं बल्कि जर्मनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिनेसा किस भाषा का शब्द है? तो रिनेसा का जो उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा से हुई है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। पुनर्जागरण का अंग्रेजी शब्द रिनेसाइंस फ्रेंच भाषा से निकला है जिसका अर्थ है दोबारा जागना। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वेसारी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य है सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। सत्य है सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रांसिस बेकन का। सत्य जो सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है, यह बात कही थी फ्रांसिस बेकन के द्वारा। फ्रांसिस बेकन का कथन है कि सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। यूरोप में जब पुनर्जागरण आया तो कोपरनिकस की पुस्तक ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। वहीं ब्रूनो को इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि उन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। गैलीलियो से एक बार चर्च में बुलवाया गया ताकि सूर्य धरती के चक्कर लगाता है, लेकिन उन्होंने बाहर आकर कहा कि मेरे कहने से सूर्य चक्कर थोड़ी लगा लेगा। जॉन वाइक्लिफ के शव को इसलिए गंदे नाले में फेंकवा दिया क्योंकि उन्होंने कहा था कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं। सेवोना नारोला और जॉन हस इस जैसे लेक्चरर को तो पोप की आलोचना के कारण जिंदा जला दिया था, लेकिन सत्य को किसने कितने समय तक दबाया जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर जो 4 कथन दे रखे हैं इनमें से बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। सबसे पहला कि स्पेन के जेनेवा निवासी कोलंबस ने स्पेन की रानी इसाबेल की सहयोग से 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका महाद्वीप के वहमा की खोज की थी। तो कोलंबस जो स्पेन के जेनेवा निवासी था, तो यह कोलंबस है जो इटली का रहने वाला था और स्पेन की रानी इसाबेल की सहायता से 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका महाद्वीप के बहामा की खोज की थी। तो यह बात है जो बिल्कुल असत्य है।
दूसरा ऑप्शन है कि स्पेन के नाविक नुनेज डी बल्बोआ ने 1513 में प्रशांत महासागर की खोज की थी। तो स्पेन के नाविक नुनेज डी बल्बोआ ने 1513 में प्रशांत महासागर की खोज की थी। यह बात सत्य है। तीसरा, स्पेन के हर्नेडो कोर्टेज ने सोने की तलाश के अभियान में 1519 में मेक्सिको की खोज की थी। यह भी सत्य है। स्पेन के फ्रांसिस पिजारो ने 1532 में पेरू की खोज की थी। तो यह बात भी सत्य है। तो 2, 3 और 4 सही है। एक नंबर है जो असत्य है। कोलंबस जो जिनाओ इटली का रहने वाला था, इसे स्पेन की रानी इसाबेल ने भारतीय मार्ग की खोज करने के लिए आर्थिक सहायता सहायता दी थी। कोलंबस 3000 जहाज और 87 नाविकों को लेकर निकलता है, लेकिन वह भारत के बजाय बहामा द्वीप अमेरिका पहुंच गया था और नई दुनिया की खोज की। जब वह स्पेन वापस आया तो उसका बहुत शानदार स्वागत हुआ। कोलंबस को 1493 में दोबारा भेजा गया, लेकिन जब तक गर्म मसाले, रेशम व विलासिता की वस्तुएं नहीं ला पाया, तो वापस आते ही उसका सब कुछ छीन लिया। दुख और क्षोभ में 1506 में कोलंबस इस दुनिया से चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो मानववाद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है यह नीथ हेमर के द्वारा किया गया था। मानववाद शब्द लैटिन भाषा के ह्यूमैनिटीज से बना है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नीथ हेमर के द्वारा किया गया था। पेट्रो को मानववाद का पिता कहा जाता है। मानववाद का पिता है जो पेट्रो को। इरेस्मस को मानववादियों का राजकुमार कहा जाता है। ड्यूक ऑफ मांटोवा ने मानववाद का एक शिक्षण केंद्र स्थापित किया। 1439 में इटली में प्रथम मानवतावादी अकादमी की स्थापना हुई थी। तो 1439 में इटली के अंदर प्रथम मानवतावादी अकादमी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंडर ऑफ पीस। डिफेंडर ऑफ पीस निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो डिफेंडर ऑफ पीस है जो मार्सिलियो की रचना है। 3 नंबर ऑप्शन। मार्सिलियो ने अपनी कृति डिफेंडर ऑफ पीस में पोप के राजनीतिक अधिकारों को चुनौती प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण की जन्मस्थली माना जाता है। तो पुनर्जागरण की जन्मस्थली है जो इटली को माना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन। इटली में पुनर्जागरण के क्या कारण थे? भौगोलिक अवस्थिति, रोमन साम्राज्य का केंद्र था, सर्वाधिक नगर थे, मेडिसी और फ्लोरेंस जैसे विद्वानों का संरक्षण और मध्यम वर्ग का होना। तो इटली में पुनर्जागरण के ये प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1454 ईस्वी में जर्मनी के किस व्यक्ति ने छापे खाने का आविष्कार किया था? तो 1454 में जर्मनी के कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने छापे खाने का आविष्कार किया था? तो छापे खाने का आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे जोहानेस गुटेनबर्ग। जर्मनी के मेज नगर में 1454 में प्रथम छापाखाना स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी काव्य का पिता कहा जाता है। तो अंग्रेजी काव्य का पिता है जो जेफरी चौसर को माना जाता है। चौसर को अंग्रेजी कविता का पिता कहा जाता है। उसकी प्रमुख कृति का नाम कैंटरबरी टेल्स है। इस पुस्तक में थॉमस वेंकेट की समाधि पर गए 30 यात्रियों द्वारा एक दूसरे को सुनाई गई 120 कहानियों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैकियावेली की नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना है मैकियावेली की नहीं है? तो नोवम आर्गन। 4 नंबर ऑप्शन। मैकियावेली फ्लोरेंस का निवासी था तथा यह अनेक राजाओं का सचिव भी रहा था। फिशर ने इसे राजनीति का कलाकार कहा था। इसे आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। इन्होंने द प्रिंस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। उनके ग्रंथ द आर्ट ऑफ वॉर में युद्ध संबंधी कला तथा युद्ध की यथार्थता पर प्रकाश डाला गया है। इनके द्वारा जो लिखे गए प्रमुख ग्रंथों में इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथों में फ्लोरेंस का इतिहास, डिस्कोर्सेज ऑफ द आर्ट, डिकेड ऑफ टाइट्स लेवियस, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी तथा मंद्रागोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा है जो असुमेलित है। सबसे पहले नंबर पर है रेबलास। रेबलास है जो फ्रांसीसी उपन्यास साहित्य का जनक है। तो रेबलास को फ्रांसीसी उपन्यास साहित्य का जनक माना जाता है। यह बात सत्य है। दूसरा इरेस्मस है। इरेस्मस को विश्व नागरिक की उपमा प्राप्त है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा ब्रुनेलेस्की जो पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला का प्रथम प्रवर्तक था। तो पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला का प्रथम प्रवर्तक जो ब्रुनेलेस्की था, यह भी सत्य है। चौथा दानोतोलो है जो पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का अग्रदूत है।
तो दानोतोलो जो चित्रकला का अग्रदूत नहीं बल्कि मूर्तिकला का अग्रदूत है। दानोतोलो चित्रकला का नहीं बल्कि मूर्तिकला का अग्रदूत है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन है जो बिल्कुल गलत है। दानोतोलो यह पुनर्जागरणकालीन मूर्तिकला का प्रवर्तक माना जाता है। फ्लोरेंस के दानोतोलो द्वारा निर्मित मूर्तियों में वेनिस की संत मार्क की आदमकद मूर्ति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसके द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति पुनर्जागरणकालीन प्रथम नग्न मूर्ति है। जियोटो जियोटो को जो पुनर्जागरणकालीन चित्रकला का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राफेल का चित्र नहीं है। तो कौन सा इसमें से जो राफेल का चित्र नहीं है, तो मेडना, स्कूल ऑफ एंथेस और डिस्प्यूटा, ये तीनों जो चित्र है जो राफेल के है। लेकिन फॉल ऑफ मैन जो चित्र है ये राफेल का नहीं बल्कि माइकल एंजेलो का है। तो फॉल ऑफ मैन मैन जो चित्र है ये एंजेलो का चित्र है, ना कि राफेल का। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। राफेल इटली का महान चित्रकार था। इसकी प्रमुख कृतियां में मेडोना, स्कूल ऑफ एथेंस, पोप लियो दसम विद टू कार्डिनल्स तथा डिस्प्यूटा प्रमुख है। फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित चित्र है, जिसमें ईसा से परले तक की कहानी का चित्रण है, जो सिस्टाइन चौपल में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोरेंजो गिबर्टी के द्वारा फ्लोरेंस के चर्च के मुख्य द्वार ओल्ड टेस्टामेंट के दृश्यों का अंकन किया गया, जिनकी प्रशंसा करते हुए निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह स्वर्ग में रखे जाने योग्य है। तो जो फ्लोरेंस के चर्च के जो मुख्य द्वार है, उसको किसने कहा था कि यह स्वर्ग में रखे जाने योग्य है। तो यह कहा था माइकल एंजेलो ने। 1 नंबर ऑप्शन। दानोतोलो पुनर्जागरण काल की मूर्तिकला का प्रथम प्रवर्तक था। इसके द्वारा नग्न अवस्था में कांस्य निर्मित डेविड की मूर्ति भी प्रसिद्ध है। यह पुनर्जागरण काल की प्रथम नग्न मूर्ति थी। लोरेंजो गिबर्टी फ्लोरेंस के चर्च के मुख्य द्वार पर नक्काशी कर ओल्ड टेस्टामेंट में वर्णित दृश्यों का अंकन किया। माइकल एंजेलो इसके द्वारा जो लगभग 400 मूर्तियां बनाई गई थी, जिनमें प्रमुख मूर्तियां डेविड और पिएटा की मूर्ति है। पिएटा में माँ मैरी को अपने मृत पुत्र जीसस को अपने गोद में लिए हुए दिखाया गया है। इसका निर्माण रोम में किया गया था और उसे सेंट पीटर गिरजाघर के मुख्य द्वार पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जागरणकालीन संगीत से संबंधित नहीं था। तो पुनर्जागरणकालीन संगीत से संबंधित नहीं था पोलेस्टाइना, इसका संबंध संगीत से था। दूसरा संत एब्रोस और जॉन बुल, इनका भी संबंध है जो संगीत से था। फ्रोज होल्स का संबंध संगीत से नहीं था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मध्यकाल में संगीत वर्जित था, लेकिन पुनर्जागरण काल में संत एब्रोस, पोलेस्टाइना, मस्किनदास, जॉन बुल तथा विलियम बर्ड प्रमुख संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज नामक जो पुस्तक है यह कोपरनिकस की पुस्तक है। टोल्मी के द्वारा प्रारंभ में भू केंद्रित सिद्धांत दिया गया, जिसके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बताया गया था, जिसका खंडन करते हुए कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। कोपरनिकस के द्वारा कंसर्निंग ऑन द रिवोल्यूशन ऑन ऑफ हेवनली बॉडीज तथा ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो चुंबक की खोज जो विलियम गिलबर्ट के द्वारा की गई थी। इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने चुंबक की खोज कर चुंबकत्व का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के सिद्धांत का प्रतिपादन है जो यह सबसे पहले जो किया गया था, यह किया गया था विलियम हॉर्वे के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विलियम हॉर्वे जीव वैज्ञानिक थे। विलियम हॉर्वे जो जीव वैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है। सबसे पहला कि पुनर्जागरण से पूर्व की स्थापत्य शैली गोथिक शैली कहलाती है। तो पुनर्जागरण काल से पूर्व पूर्व की जो स्थापत्य शैली है वह गोथिक शैली कहलाती है। स्थापत्य कला की नवीन शैली का उद्गम इटली से हुआ था। तो स्थापत्य कला की जो नवीन शैली का उद्गम है यह इटली से हुआ था, यह भी सत्य है। तीसरा, स्थापत्य की नवीन शैली में यूनानी, रोमन तथा अरबी शैलियों का समन्वय था।
तो स्थापत्य की जो नवीन शैली विकसित हुई थी, इसमें यूनानी, रोमन और अरबी तीनों शैलियों का समन्वय था। यह बात भी सत्य है। चौथा, रेम्ब्रा को नवीन स्थापत्य कला का प्रवर्तक माना जाता है। तो नवीन स्थापत्य का प्रवर्तक है जो रेम्ब्रा को माना जाता है, यह बात बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। चौथा ऑप्शन जो गलत है, 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। पुनर्जागरण काल में गौथिक शैली के स्थान पर क्लासिक शैली का निर्माण हुआ था। पुनर्जागरण काल में गौथिक शैली के स्थान पर क्लासिक शैली का निर्माण हुआ। इस नवीन शैली के प्रवर्तक फ्लोरेंस निवासी ब्रुनलेस्की थे। तो इस नवीन शैली के जो प्रवर्तक है वो फ्लोरेंस निवासी ब्रुनलेस्की थे, ना कि रेम्ब्रा। फ्लोरेंस के कैथेड्रल चर्च के गुंबद का डिजाइन ब्रुनलेस्की ने ही तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया। तो पृथ्वी का पहला बेलनाकार जो मानचित्र बनाया गया था, यह बनाया था मर्केटर के द्वारा। पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र 1559 में मर्केटर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यूरोप में व्याप्त भयंकर रोग ब्लैक डेथ का वर्णन मिलता है। तो यूरोप में व्याप्त जो भयंकर रोग फैला था ब्लैक डेथ, इसका वर्णन हमें किस में मिलता है। तो इसका वर्णन मिलता है डेकामेरोन के अंदर। डेकामेरोन जो बुकाशियो की प्रसिद्ध रचना है, बुकाशियो को इटालवी गद्य का पिता भी कहा जाता है। इस पुस्तक में इन्होंने इटालवी समाज में व्याप्त नैतिक भ्रष्टाचार की कहानियों के साथ यूरोप में फैले भयंकर ब्लैक डेथ का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्को पोलो प्रसिद्ध मंगोल सम्राट कुबलई खान के दरबार में कब पहुंचा था। तो मार्को पोलो जो इटली का यात्री था, यह प्रसिद्ध मंगोल सम्राट कुबलई खान के दरबार में कब पहुंचा था। तो यहाँ पहुंचा था 1272 ईस्वी में। मार्को पोलो वेनिस का यात्री था। 1272 में यह मंगोल सम्राट कुबलई खान के दरबार में पहुंचा था। मार्को पोलो जो वेनिस का यात्री था, 1272 में यह मंगोल सम्राट कुबलई खान के दरबार में पहुंचा था। इसने पश्चिम को पूर्व के रहस्य से परिचित करवाया था। मंगोलों के संपर्क से ही यूरोप को कागज, मुद्रण, कुतुबनुमा तथा बारूद की सर्वप्रथम जानकारी हुई थी। तो मंगोलों के संपर्क से ही यूरोप को जो कागज, मुद्रण, कुतुबनुमा तथा बारूद की सर्वप्रथम जानकारी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलचाल की भाषा में साहित्य सर्जन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो बोलचाल की भाषा में साहित्य लिखने वाला प्रथम जो व्यक्ति था वह था दांते, 1 नंबर ऑप्शन। इसी कारण दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। बोलचाल की भाषा टस्कनी इटालियन भाषा है में सर्वप्रथम साहित्य की रचना करने के कारण दांते को पुनर्जागरण काल का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में जो अनुवाद किया उसे सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो सेप्टेम्बर टेस्टामेंट जो है ये मार्टिन लूथर के द्वारा बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया था। इस सेप्टेम्बर टेस्टामेंट का प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका प्रकाशन हुआ था 1522 ईस्वी में। मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया जो सितंबर 1522 में प्रकाशित होने के कारण सितंबर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। यह सितंबर में प्रकाशित हुई, इसीलिए इसको सितंबर टेस्टामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इग्नेशियस ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर सोसाइटी ऑफ जीसस का गठन किया था। इस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सोसाइटी ऑफ जीसस का जो इस संगठन है, इस संगठन की स्थापना हुई थी 1534 ईस्वी में। 1534 में इग्नेशियस लायोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक एक अनौपचारिक संगठन का गठन किया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था कैथोलिक ईसाईयत के जीवन तथा सिद्धांतों की दीक्षा तथा मानवीय आत्माओं का उत्कर्ष। इग्नेशियस लायोला में स्पिरिचुअल एक्सरसाइज नामक पुस्तक की रचना की गई थी। इन्होंने यह पुस्तक ईसा मसीह, मदर मेरी तथा परंपरागत कैथोलिक चर्च को समर्पित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन किसकी कृति है। तो यह द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन जो है जॉन कॉल्विन की कृति है। जॉन कॉल्विन के द्वारा लिखित ग्रंथ है। जॉन कॉल्विन के द्वारा लिखित ग्रंथ इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन प्रोटेस्टवाद की एक सशक्त शास्त्रीय व्याख्या है। जॉन कॉल्विन का मूल रूप से फ्रांस का निवासी था, लेकिन फ्रांस के शासक ने उसके विचारों को स्वीकार नहीं किया। इस कारण उसने भागकर स्विट्जरलैंड के जेनेवा नगर राज्य में शरण ली। उसके नेतृत्व में यहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म का एक आदर्श केंद्र बन गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सबर्ग की संधि कब हुई थी? तो ऑक्सबर्ग की जो संधि है, यह संधि हुई थी 1555 ईस्वी में। ऑक्सबर्ग की संधि 1555 में फर्डिनेंड तथा प्रोटेस्टेंटवादी के मध्य हुई थी। इन संधि के तहत लूथरवाद के अलावा अन्य किसी भी पंथ को मान्यता नहीं दी गई तथा शासक को अपनी प्रजा को धर्म चुनने की स्वतंत्रता दी गई। कैथोलिक बहुल क्षेत्र में लूथरवादियों को मत परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं किया गया। इस संधि के तहत 1552 से पूर्व प्रोटेस्टेंटों द्वारा छीनी गई चर्च की संपत्ति पर उनका अधिकार स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्विंगली के द्वारा रिफॉर्म्ड चर्च की स्थापना कब की गई थी? तो ज्विंगली के द्वारा जो रिफॉर्म्ड चर्च की स्थापना की गई थी, यह स्थापना की गई थी 1525 ईस्वी में। ज्विंगली ने 1525 में कैथोलिक धर्म से नाता तोड़कर रिफॉर्म्ड चर्च की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धर्म सुधारक की लाश को कब्रिस्तान से निकालकर जला दिया गया था? तो कौन से वो धर्म सुधारक थे जिनकी लाश को कब्रिस्तान से वापस निकालकर जला दिया गया था? तो वह थे जॉन वॉकलिफ। जॉन वॉयक्लिफ ने ईसाई धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा आडंबर की कटु आलोचना की तथा बताया कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है। वाइक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। वाइक्लिफ के अनुयायियों को लोलाइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मार्टिन लूथर को नास्तिक तथा विधि बहिष्कृत घोषित किया गया? निम्नलिखित में से किसके द्वारा मार्टिन लूथर को नास्तिक तथा विधि बहिष्कृत घोषित किया गया था? तो यह किया था चार्ल्स पंचम को। 1521 में चार्ल्स पंचम के द्वारा वर्म्स की सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मार्टिन लूथर को मत बदलने को कहा, लेकिन मार्टिन लूथर ने मना कर दिया तो उसे धर्म से निष्कासित कर दिया था। इस समय सैक्सनी के सम्राट फ्रेडरिक ने मार्टिन लूथर को समर्थन दिया था। फ्रेडरिक के संरक्षण में रहते हुए इनके द्वारा 1522 में ऑन मोनास्टिक वॉज नामक पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक में सन्यासी जीवन को निरर्थक बताया था तथा धर्म पुरुषों को विवाह करने की अनुशंसा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर के द्वारा कब विटनबर्ग के कोसल चर्च की दीवार पर लैटिन भाषा में 95 थीसिस चिपका दिए गए? तो मार्टिन लूथर के द्वारा कब विटनबर्ग के कोसल चर्च की दीवार पर लैटिन भाषा में 95 थीसिस चिपकाए थे? तो यह चिपकाए थे 1517 ईस्वी में। 1517 में मार्टिन लूथर पादरी टेटजेल पाप विमोचन विरोध के पत्रों की बिक्री के लिए विटनबर्ग पहुंचा तथा यहां पर मार्टिन लूथर के द्वारा 31 अक्टूबर 1517 को विटनबर्ग के केसल चर्च की दीवार पर लैटिन भाषा में लिखित 95 थीसिस या 95 सिद्धांत चिपका दिए थे। पारंपरिक रूप से इसी घटना से धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे? तो मार्टिन लूथर है जो कौन से विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर थे? तो मार्टिन लूथर है जो विटनबर्ग के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। मार्टिन लूथर का जन्म मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 को जर्मनी के सैक्सनी प्रांत के इस्लीडेन में हुआ था। मार्टिन लूथर का जन्म जो 10 नवंबर 1483 को जर्मनी के सैक्सनी प्रांत के इस्लीडेन में हुआ था। 1508 में वह विटनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। 1511 में मार्टिन लूथर ने रोम की यात्रा की, जहां उसकी चर्च तथा पोप की विलासिता तथा सांसारिकता को नजदीक से देखने का अवसर मिला और ऐसी स्थिति में मार्टिन लूथर के पोप तथा चर्च संबंधी विश्वास को कमजोर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि के तहत स्विट्जरलैंड में ज्विंगली के प्रोटेस्टेंट मत को मान्यता मिली थी? तो कौन सी संधि के तहत स्विट्जरलैंड में ज्विंगली के प्रोटेस्टेंट मत को मान्यता मिली थी? तो यह मिली थी कापेल की संधि के तहत। 1531 में 1531 में कापेल की संधि हुई थी। इस संधि के तहत स्विट्जरलैंड में ज्विंगली के प्रोटेस्टेंट मत को मान्यता मिली। नांत के आदेश है जो 1598 में फ्रांस के सम्राट हेनरी चतुर्थ के द्वारा फ्रांस के ह्यूगनोट कॉलोनीवाद को मान्यता मिली थी। वेस्टफोलिया की संधि के तहत जर्मनी के प्रोटेस्टेंटों तथा रोमन सम्राट प्रिंस फर्डिनेंड के मध्य धार्मिक विवाद का समापन हुआ। यह संधि है जो 1648 में हुई थी। तो वेस्टफेलिया की संधि 1648 में, नांत के आदेश 1598 में और कापेल की संधि है जो 1531 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारबर्ग विवाद कब हुआ था? तो मारबर्ग जो विवाद है, यह विवाद हुआ था 1529 में। मारबर्ग विवाद 1529 में मार्टिन लूथर
तथा ज्विंगली के मध्य ईसा के पवित्र भोजन यूखारिस्ट के प्रश्न पर वाद विवाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंग्लिकन राष्ट्रीय चर्च की स्थापना ब्रिटेन के सम्राट हेनरी अष्टम के द्वारा कब की गई थी? तो एंग्लिकन राष्ट्रीय चर्च की स्थापना ब्रिटेन के सम्राट हेनरी अष्टम के द्वारा कब की गई थी? तो यह की गई थी 1534 में। इंग्लैंड के ट्यूडर राजवंश के शासक हेनरी अष्टम के अपने पत्नी कैथरीन से तलाक तथा एन बोलन से विवाह करने के प्रस्ताव पर कैथोलिक पोप ने रोक लगा दी थी। इस इससे नाराज होकर हेनरी अष्टम ने 1534 में इंग्लैंड के एंग्लिकन राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में कॉल्विन के अनुयायियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना गया है? तो फ्रांस में कॉल्विन के अनुयायियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना गया है? तो इनको ह्यूगोनोट्स के नाम से जाना जाता है। कॉल्विन फ्रांस का मूल निवासी था, लेकिन बाद में स्विट्जरलैंड चला गया तथा स्विट्जरलैंड में जेनेवा में इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बनाया। कॉल्विन ने बाइबल की सर्वोच्चता पर बल दिया कॉल्विन ने बाइबल की सर्वोच्चता पर बल दिया था तथा मुक्ति के लिए इन्होंने ईश्वरीय अनुग्रह तथा पूर्व नीति के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की। स्कॉटलैंड में कॉल्विन के अनुयायियों को प्रेसिबटेरियन कहा गया। यहाँ पर जॉन नॉक्स ने कॉल्विनवाद का प्रचार प्रसार किया था। फ्रांस में कॉल्विन के अनुयायियों को ह्यूगोनोट्स नाम दिया गया। यहाँ पर 1598 में फ्रांस के सम्राट हेनरी चतुर्थ के द्वारा नाथ के आदेश के तहत इनको मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छापे खाने का आविष्कारक गुटेनबर्ग किस देश का निवासी था? तो छापे खाने का जो आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने, यह गुटेनबर्ग कौन से देश का निवासी था? तो यह गुटेनबर्ग जो जर्मनी का निवासी था। 15वीं शताब्दी में सर्वप्रथम छापे खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था तथा इसी से आगे छापे खाने का आविष्कार हुआ। जर्मनी के मेज शहर में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नाम से विख्यात हुआ था? तो कौन से देश का राजकुमार था जो हेनरी द नेविगेटर के नाम से विख्यात हुआ? तो वह था पुर्तगाल का राजकुमार। 2 नंबर ऑप्शन। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने सबसे पहले खोज यात्राओं को प्रोत्साहित किया तथा भौगोलिक खोजों की परिणाम स्वरूप पश्चिम की सभ्यता तथा संस्कृति का पूर्व की सभ्यता तथा संस्कृति के साथ समन्वय स्थापित हुआ था। पुर्तगाल के यात्री बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 ईस्वी में अफ्रीका के दक्षिणी छोर उत्तमासा अंतरिम तक पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूटोपिया नामक रचना के लेखक कौन है? तो यूटोपिया नामक जो रचना यह किसकी रचना है? तो यूटोपिया नामक जो रचना है यह थॉमस मोर की रचना है। थॉमस मोर ने यूटोपिया नामक प्रसिद्ध नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में इन्होंने तत्कालीन समाज की राजनीतिक तथा सामाजिक बुराइयों की आलोचना की थी। एक सच्चे और पवित्र ईसाई के रूप में उसने कभी भी ईश्वर, चर्च और धर्म पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। अंततः थॉमस मोर चर्च और राज्य के बीच उस जबरदस्त विवाद का शिकार हो गया जिससे ट्यूडर शासकों के काल में संपूर्ण इंग्लैंड हिल उठा था। राजा को चर्च का धार्मिक अध्यक्ष मानने से इनकार करने के कारण 1534 में उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 1535 में मृत्युदंड देने के बाद उसका कटा हुआ सिर लंदन के ब्रिज पर लटका दिया गया ताकि लोग सबक लेते रहे, अपना निर्णय सम्राट के पक्ष में ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन वाइक्लिफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जॉन वाइक्लिफ से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो सबसे पहला है कि यह पहला व्यक्ति था जिसने धर्म सुधार शब्द का प्रयोग किया था। तो धर्म सुधार शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति जॉन वाइक्लिफ था, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। तो जॉन वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है, यह भी सत्य है। इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते हैं, यह भी सत्य है। चौथा, पोप की आलोचना करने के कारण इसे जिंदा जला दिया गया था। तो पोप की आलोचना करने के कारण जॉन वाइक्लिफ को नहीं बल्कि जॉन हस तथा सेवेनारोला को जिंदा जलाया था। तो जॉन वाइक्लिफ को नहीं बल्कि जॉन हस को जिंदा जलाया था। 4 नंबर ऑप्शन है जो असत्य है। पोप की आलोचना करने के कारण जॉन हस तथा सेवेनारोला को जो जिंदा जलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धर्म सुधारक ने इरेस्मस को हमारे अलंकरण एवं आशा कहा था? तो कौन से धर्म सुधारक थे जिन्होंने इरेस्मस को हमारे अलंकरण एवं आशा कहा था? तो यह कहा था मार्टिन लूथर ने।
मार्टिन लूथर ने धर्म सुधारक इरेस्मस को हमारे अलंकरण व आशा की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलविन ने किस देश में प्रोटेस्टेंट मत का प्रचार प्रसार किया था? तो कोलविन ने कौन से देश में प्रोटेस्टेंट का प्रचार प्रसार किया था? तो यह किया था स्विट्जरलैंड में। 3 नंबर ऑप्शन। कोलविन मूल रूप से फ्रांस का रहने वाला था, लेकिन 1533 में वह स्विट्जरलैंड चला गया और मृत्यु पर्यंत वहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जीबिशन एक धार्मिक न्यायालय था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एग्जीबिशन एक धार्मिक न्यायालय था, इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1542 के अंदर। एक्विजिशन एक धार्मिक न्यायालय था, इसकी स्थापना 1542 में रोम में पोप पौल तृतीय के द्वारा की गई थी। इसमें कुल 6 न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इस न्यायालय का उद्देश्य कैथोलिक धर्म विरोधियों को दंडित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है? तो इसमें से कौन सी जो पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है? तो बुद्धिवाद, मानववाद और वैज्ञानिक मनःस्थिति, इनकी इनका विकास पुनर्जागरण में हुआ था, लेकिन सामंतवाद का विकास है जो पुनर्जागरण में नहीं हुआ था। तो 4 नंबर ऑप्शन जो असत्य है, जो इसका राइट आंसर होगा। मानववाद का उदय विकास पुनर्जागरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मानववाद का अर्थ है मानव जीवन में रुचि लेना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना तथा मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करते हुए उनके जीवन स्तर को सुधारने और उन्नत बनाने का प्रयास करना। पुनर्जागरण काल में परलोक की अपेक्षा लौकिक रुचि को महत्व देने की विचारधारा पर बल दिया गया। पुनर्जागरण ने धर्म और परंपराओं से जकड़े चिंतन को मुक्त कर तर्क तथा विवेक को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शरीर को मार सकते हैं आत्मा को नहीं। वे शरीर को मार सकते हैं आत्मा को नहीं, यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन ज्विंगली का है। ज्विंगली ने कहा था कि वे शरीर को मार सकते हैं आत्मा को नहीं। ज्विंगली ने स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया। इसने मार्टिन लूथर के 95 प्रसंगों 95 थीसिस के स्थान पर 67 थीसिस लिखे थे तथा रिफॉर्म्ड चर्च की स्थापना की थी। कैथोलिकों को बलपूर्वक अपने धर्म में दीक्षित करने के कारण प्रारंभ में हुए गृह युद्ध में ज्विंगली मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर के 95 अभिमतों का उत्तर देने के कारण पोप लियो 10 ने खुश होकर किस ब्रिटिश सम्राट को धर्म रक्षक की उपाधि दी थी? तो मार्टिन लूथर के जो 95 थीसिस थी उसका उत्तर देने के लिए पोप लियो 10 ने कौन से ब्रिटिश सम्राट सम्राट को धर्म रक्षक की उपाधि दी थी? तो यह दी थी हेनरी अष्टम को। हेनरी अष्टम कट्टर कैथोलिक था। मार्टिन लूथर के 95 अभिमतों की आलोचना में पोप पाप को समर्पित करते हुए इसके द्वारा द डिफेंस ऑफ सेवन सैक्रामेंट नामक पुस्तक लिखी गई। इससे प्रसन्न होकर तत्कालीन पोप लियो 10 के द्वारा इसको धर्म रक्षक की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष इंग्लैंड के हेनरी अष्टम ने पोप के संबंध विच्छेद कर स्वयं को इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च अधिकारी घोषित किया? तो कौन से वर्ष है जो हेनरी अष्टम ने पोप से संबंध विच्छेद कर स्वयं को इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च अधिकारी घोषित किया था? तो यह किया था 1534 ईस्वी में। इंग्लैंड में जो धर्म सुधार वहां के लोग नहीं कर पाए, वह सुधार एक प्यार के कारण हो गया। और ऐसा ऐसा कि हेनरी अष्टम और कैथरीन की शादी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही हेनरी अष्टम को अपनी परिचारिका एन बोलिन से प्यार हो गया। अब अब वह कैथरीन से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन जब धर्म इसमें आड़े आया तो पोप ने तलाक की अनुमति नहीं दी। तो हेनरी अष्टम ने 1534 में इंग्लैंड के शासकों को इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च अधिकारी घोषित कर दिया और यहीं से एंग्लिकन विचारधारा का सूत्रपात इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट बोर्थोलोम्यू दिवस हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो सेंट बोर्थोलोम्यू दिवस हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो यह हुआ था 1572 ईस्वी में। 23 अगस्त 1572 की रात को पेरिस के गिरजाघरों से घंटों के गनगनाना शुरू कर दिया और इसका संकेत पाकर कैथोलिकों ने ह्यूगोनाटों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी, उसे किस देश के द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी, उसे वित्त सहायता कौन से देश के द्वारा दी गई थी? तो उसको जो वित्त सहायता मिल रही थी यह मिल रही थी स्पेन के द्वारा। स्पेन की रानी इसाबेल की सहायता से जिनेवा इटली का निवासी कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेरी क्वीन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो फेरी क्वीन जो एडमंड स्पेंसर की रचना है। फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एडमंड स्पेंसर ने अपनी इस रचना में नायक प्रिंस ऑर्थर के गुण व दोष का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पेट्रो की रचना कौन सी नहीं है? तो पेट्रो की रचना कौन सी नहीं है? फेमिलियस लेटर्स, सोनेटस और अफ्रीका, यह तीनों पेट्रो की रचना है, लेकिन फियामेटा है जो बुकासियो की रचना है। फियामेटो बुकासियो की रचना है। फेमिलियस लेटर्स, सोनेटस और अफ्रीका, ये तीनों है जो पेट्रो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा है जो असुमेलित है। केमोन्स की रचना लुसियाड है, यह सत्य है। रेन डेकार्ते की डिस्कोर्सेस ऑन मेथड, ये जो रेन डेकार्ते की रचना है, यह भी सत्य है। आपस में से जो रोजर बेकन की रचना है, यह भी सत्य है। करंगतुआ व पेत्रा गुरुएल, करंगतुआ व पेंता गुरुएल जो रचना है, यह मार्सिलियो की नहीं है, बल्कि यह रेबिलास की है। तो ये दोनों रचना जो रेबिलास की रचना है, ना कि मार्सिलियो की। तो 4 नंबर ऑप्शन जो असत्य है। तो 59 में 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। गर्गंतुआ व पेंत्रा पेंटागुरुएल रेबिलास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि प्रोटेस्टेंट धर्म कब अस्तित्व में आया था? तो प्रोटेस्टेंट धर्म जो है यह आया था 19 अप्रैल 1529 से अस्तित्व में आया था। धार्मिक विवाद का अंत करने के लिए 1526 तथा 1529 में पवित्र रोमन साम्राज्य की स्पेयर में 2 सभाएं हुई। दूसरी सभा में भी सभी में समस्या का समाधान नहीं निकलने पर नए सुधार आंदोलन को दबाने के लिए कठोर निर्देश जारी कर दिए गए, जिनका लूथरवादी समर्थकों के द्वारा जमकर विरोध किया गया। इस विरोध इस विरोध या प्रोटेस्टेंट के कारण ही यह सुधार आंदोलन प्रोटेस्टेंट नाम से जाना गया और औपचारिक तौर पर यह 19 अप्रैल 1529 को हुआ। इस कारण प्रोटेस्टेंट शब्द का जन्म इसी तिथि से माना जाता है। तो इसी के साथ ही आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।